Hello everyone, this is Bhagirath Kumar and welcome to Pre-Matric Education. How are you all? I think you will be happy. तो चलिए आज मैं लेक्चर 13 लेके आया हूँ। ये लेक्चर 13 है जो क्लास 10th का है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग जो इस ईयर में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कक्षा 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये चैप्टर 13। ये जो इंग्लिश इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में। तो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाकर दिखाऊंगा 50 से ज़्यादा क्वेश्चन। तो पहले बेसिक, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो कोई भी कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x और y का मान बताया। दो वेरिएबल रहते हैं तो उसमें x और y का मान बताना रहता है, तो उसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब देखिए इससे पहले मैं और भी सारे लेक्चर बना चुका हूँ वास्तविक संख्या का। ठीक है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता चुके हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल का जिसको हम लोग बहुपद बोलते हैं, बहुपद में भाग एल्गोरिदम बता चुके हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती त्रिघाती, साथ में मैं उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दिखा चुका हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वो जा कर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से उस वीडियो को देखें पार्ट बाई पार्ट। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप घर बैठे अच्छे से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये होते क्या हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। हम जानते हैं कि अज्ञात राशियों में एक घातीय समीकरणों में व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, जहाँ a b c अज्ञात राशियाँ हैं। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए ये ऐसे चर होते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल रहते हैं, x और y। ये दोनों का वैल्यू आपको निकालना रहता है। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू निकालना रहता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए ax, ठीक है, और प्लस 2, यहाँ पर ये आपका 2 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें x और y का मान, तो पहले आपका x का वैल्यू कोई दे दिया है, x इक्वल टू 1 दिया है, तो y आप निकाल सकते हैं ना। x इक्वल टू 1 है, अब प्लस में क्या है 2y है, इक्वल टू क्या है 3, तो 2 इंटू 2 यानी 2 हो गया, प्लस 2y हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 3। अब 2y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 1 आएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/3। तो देखिए x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या हो गया 1/3। तो ऐसे x और y का मान निकालते हैं, इसी को चर बोलते हैं। जो वेरिएबल होते हैं ना उसको चर बोलते हैं x y। तो इस तरह के कोई इक्वेशन समीकरण दिया है तो आप ऐसे बना सकते। देखिए यहाँ पर दो घात वाले एक घातीय समीकरण का हल। अब देखिए दो घात वाले एक घातीय समीकरण यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए मैंने इसमें बताया एक्स वाई, ठीक है, एक एक्स वाई में समीकरण दिया हुआ है, एक्स वाई में समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें x की वैल्यू दिया रहता है, x की वैल्यू या y की वैल्यू, कभी y की वैल्यू दे दिया रहता है 2 तो x की वैल्यू निकालना रहता है, कभी x की वैल्यू दे दिया रहता है तो y की वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब देखिए दो घात वाले एक घातीय समीकरण का हल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए आपका ये इक्वेशन है, उदाहरण से समझ जाइएगा, आपका ये इक्वेशन है, तो x और y का कितना मान हो सकता है, x और y का बहुत सारा मान हो सकता है, ठीक है। आप देखिए x और y का इसमें मान देखिए, इसमें x इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं, 1 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 6, तब बराबर क्या आ गया 7 आया कि नहीं, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया 6 आया ना। अब देखिए x इक्वल टू क्या रखेंगे 2, तो y इक्वल टू क्या रखेंगे 5, तो क्या 7 आया कि नहीं। मतलब देखिए ये इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका जो दाहिना साइड में जो नंबर है उतना के बराबर आना चाहिए, तो आ रहा है कि नहीं। 1 + 6 इक्वल टू क्या आ गया 7, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 6 रखे तभी तो। अब देखिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, तो भी 7 आया, तो यहाँ पर क्या x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4, क्या 7 आया कि नहीं, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और y इक्वल टू क्या हो गया 4, ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या 3, अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसी तरह बनाते बनाते बहुत सारे वैल्यू आएंगे x और y का, तो ये मैं बताया हूँ आपको, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो y की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा दाहिना साइड वाला नंबर निकल के आता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं दो वेरिएबल का मतलब सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो घात वाले एक घातीय समीकरण का हल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप हमारा पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और वहाँ से वो लिंक दिए गए हैं, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, और उसके बाद सम, अभाज्य, अभाज्य, ये सब सारे जितने नंबर होते हैं सब बता चुके हैं, ठीक है। और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मसा निकालना, ठीक है। उसके बाद कौन सा अथी है परिमेय है अपरिमेय है निकालना बता चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। अब बहुपद में बता चुके हैं, बहुपद जाके देखिए, बहुपद में भाग एल्गोरिदम, और इसके बाद रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला, ये सारे टॉपिक मैं बता चुका हूं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और वहां से आप देख सकते हैं। तो बहुपद का 3-4 लेक्चर है और वास्तविक संख्या का 3-4 लेक्चर है। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव पहले है, फिर उसके बाद वास्तविक संख्या का सबसे पहले बेसिक बताया हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बताया हूँ और साथ में 50 से ज़्यादा हम क्या बताएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, ताकि आप अच्छे से सोल्व कर सकें। उसके बाद बहुपद है, बहुपद में भी मैंने पहले क्या बताया हूँ, पहले बेसिक बताया हूँ, बहुपद में बेसिक, ठीक है, क्या याद करना है क्या पढ़ना है वो। उसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, भाग एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं वो बताए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दिखाए हैं। तो आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और अच्छे से वीडियो को देखें, और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंचे। बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है, जब यदि a/b डज नॉट इक्वल टू b/e, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू इसको बोलते हैं, ठीक है। यदि a/b डज नॉट इक्वल टू b/e होगा तो ये शर्त है, तो क्या होगा हमारा
केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। युग्म का नाम क्या होगा? युग्म का नाम अविरोधी कहलाएगा, अविरोधी, याद करना होगा। और कभी कभी अविरोधी न पूछ करके इसमें संगत भी पूछ सकता है, अविरोधी पूछे या संगत पूछे, सिर्फ और सिर्फ केवल एक हल वाले के लिए होगा। कंडीशन क्या है हमारा? a बटा बी डज नॉट इक्वल टू बी बटा ए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्या है, a बटा बी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ। अगर इस कंडीशन में होगा तो अनगिनत हल होंगे, ठीक है। अगर इस कंडीशन में होगा अनगिनत हल होंगे और हमारा युग्म क्या होगा? इस स्थिति में युग्म हमारा आश्रित होगा, आश्रित कहलाता है, ठीक है, आश्रित कहलाता है। कभी कभी संगत भी पूछ लेता है, तो संगत में या तो अविरोधी होगा या तो आश्रित होगा, ठीक है, जिसमें या तो केवल एक हल होगा या तो अनगिनत हल होगा। वैसे युग्म को हम संगत बोलते हैं, या तो एक हल होगा या तो अनगिनत हल होगा, वैसे युग्म को हम बोलते हैं संगत, ठीक है। लेकिन अविरोधी आपसे पूछा जाए, अविरोधी, तो केवल और केवल एक हल होता है और कंडीशन क्या है? a बटा बी डज नॉट इक्वल टू बी बटा ए। लेकिन अगर इसमें आश्रित आपसे पूछता है, आश्रित कहलाता है युग्म, तो उस स्थिति में आपका हलों की संख्या क्या होगा? अनगिनत होगा। और कंडीशन क्या है? a बटा बी इक्वल टू बी बटा ई बराबर सी बटा एफ, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, यदि a बटा बी इक्वल टू बी बटा ई डज नॉट इक्वल टू सी बटा एफ, तो इस स्थिति में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और युग्म क्या होगा? विरोधी कहलाता है। अगर कोई हल नहीं होता है तो युग्म हमारा क्या होता है? विरोधी कहलाता है। इस स्थिति में असंगत ये कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है और विरोधी कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो कंडीशन हमारा a बटा बी डज नॉट इक्वल टू बी बटा ई रहे तो केवल और केवल एक हल होगा। इस स्थिति में विरोधी, अविरोधी कहलाता है युग्म और संगत होगा। यदि a बटा बी इक्वल टू बी बटा ई इक्वल टू सी बटा बी तो दो अनगिनत हल होंगे। इस स्थिति में युग्म हमारा क्या होगा? आश्रित होगा और संगत होगा और केवल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमारा कंडीशन क्या है? a बटा बी इक्वल टू बी बटा ए डज नॉट इक्वल टू सी बटा है एफ, तो कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में युग्म क्या होगा? विरोधी कहलाता है, ठीक है, और ये असंगत कहलाता है। अब देखिए दिमाग में आएगा कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है। संगत का मतलब या तो केवल एक हल होगा या तो अनगिनत हल होगा। अगर आपसे संगत पूछे, ठीक है, संगत पूछे या तो केवल एक हल होगा, ठीक है, एक हल, या तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा तो उस स्थिति में हम युग्म को क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। लेकिन अविरोधी होगा तो केवल एक हल होगा, आश्रित होगा तो अनगिनत हल होगा, लेकिन विरोधी होगा तो केवल कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा और ये विरोधी कहलाता है और साथ में असंगत कहलाता है जब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहले इरेज कर दीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कब ये कंडीशन यूज होगा। ये आपको बताना है कि क्या ये हल कौन सा है, अनगिनत हल है या एक हल है या विरोधी है कि आश्रित है, क्या है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला क्वेश्चन है क्या है? 2x, ठीक है, -3y प्लस 1 बराबर क्या है? 0 है। तो पहले आप इसको बराबर कीजिए, 2x - 3y और प्लस है ना 1, तो इधर ला दीजिए, ठीक है। ये समीकरण कितना हुआ? 1 हुआ। अब दूसरा क्या है समीकरण? 3x प्लस, ठीक है, y प्लस 2 इक्वल टू क्या है? 0। तो इसमें क्या होगा? 3x प्लस y इक्वल टू क्या होगा? -2। ये आपका क्या है? समीकरण 2, ठीक है। तो हम कंडीशन क्या लिखते हैं? a बटा b, ठीक है, बराबर b बटा c e इक्वल टू c बटा f, यही ना होता है। अब इस कंडीशन में देखिए कि ये अनगिनत हल होता है या a बटा b, ठीक है,
डज नॉट इक्वल टू बी बटा ई, या केवल एक हल होता है, या ए बटा बी इक्वल टू बी बटा ई डज नॉट इक्वल टू सी बटा एफ। अब ये कंडीशन देखना है, इसमें क्या कौन सा हल होगा, अनगिनत हल होगा या एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, तो ये कंडीशन देखना है। तो अब देखिए इसमें जैसे ये आपको बताए थे, ठीक है। अब देखिए ये किस कंडीशन में, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही ना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसे कंपेयर कीजिए, ये क्या है, ए एक्स प्लस माइनस में है तो बी वाई और सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, तो क्या है, ए कितना है, ए आपका 2 बटा कितना है, ए 2 है, और बी क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ए बटा डी होगा, ठीक है, ये ए बटा डी, ए बटा डी, ए बटा डी, ठीक है, यहाँ पर भी ए बटा डी होगा, यहाँ पर भी ए बटा डी होगा, यहाँ पर भी ए बटा डी होगा, ठीक है, बाकी सब सही है, ये एक मिस्टेक था तो आप सुधार लीजिए। अब देखिए ए बटा डी, तो ए और डी क्या है, ए बटा, देखिए ए बी सी, ये डी है, ई एफ है, ई है और ये एफ है, तो ए बटा डी तो क्या होगा, 2 बटा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, बराबर में अब क्या है, ये बी -3, ठीक है, तो यहाँ पर -3 बटा क्या है, आपको अच्छे से बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x - 3y + 1 है, यही ना है, क्या है, 2x - 3y और +1 है, बराबर क्या है 0, और दूसरा क्या है 3x + y + 2, यानी कि 3x + y + 2 बराबर क्या है 0, ठीक है, यही ना है, 2x + 1, हाँ यही है। तो हमको पता है जनरल फार्मूला क्या होता है, ax + by + c बराबर क्या होता है 0। यहाँ पर क्या होगा, dx ey + f बराबर 0। अब देखिए a बटा d, ये a बटा क्या होगा d बराबर क्या होगा b बटा e बराबर क्या होगा c बटा f, ये जनरल हो गया, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। तो इसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा 2/3 बराबर क्या होगा, माइनस है तो माइनस लिखिए, -3/1, यहाँ पर कुछ नहीं ना है, नहीं है तो ये 1 होता है, ठीक है, 1 बराबर अब क्या है 1/2, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या फॉलो हो रहा है, 2/3 ये -3/1 बराबर 1/2 है, कोई कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये तो यहीं पर गलत हो गया, 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/1, आपका तो यही कंडीशन फुल हो गया। जब ये कंडीशन ही फुल हो गया तो ये कंडीशन का क्या मतलब होता है कि केवल और केवल क्या होगा, एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा। और जब एक हल होगा तो ये युग्म कौन सा होगा, ये युग्म कौन सा, देखिए केवल एक हल होगा, जब एक हल होता है तो युग्म कौन सा होगा, अविरोधी कहलाता है। तो युग्म क्या होगा, यहाँ पर युग्म अविरोधी होगा, अविरोधी, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है, युग्म अविरोधी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बना के दिखाए, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो युग्म अविरोधी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x + 2y + 3, x + 2y + 3 बराबर क्या है 0, और दूसरा क्या है 3x + 6y + 9, यानी कि 3x + 6y + 9। फिर उसी तरह क्या करना है, कंपेयर करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह। तो यहाँ पर कुछ नहीं ना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 बराबर क्या होगा
2/6 बराबर 3/9, यही ना होगा। अब 1/3 ये कट जाएगा ना, 2 × 6, अब ये 3 × 9 कट गया ना, तो बचा क्या 1/3 बराबर, फिर इसमें भी क्या आ जाएगा 1/3 बराबर, फिर इसमें भी क्या 1/3। तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है A/D बराबर B/E बराबर C/F। जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसमें कितने हल होंगे, तो हलों की संख्या क्या होगा, अनगिनत होगा। ठीक है, अनगिनत हलों की संख्या होगा। और युग्म कौन सा होगा, तो युग्म होगा इसका विरोधी। ठीक है, विरोधी युग्म होगा, विरोधी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए युग्म क्या है, जब अनगिनत हल होगा तो आश्रित कहलाता है, अनगिनत हल होगा तो आश्रित कहलाता है, विरोधी नहीं, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी। अनगिनत हल होगा तो क्या होता है, आश्रित होगा। ठीक है, आश्रित कहलाता है, अनगिनत हल होगा तो आश्रित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या है। अब ये वाला थर्ड क्वेश्चन ये आप खुद बना के और कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्या है, 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। तो ये सिंपल है, क्या है 3x - 2y + 1 = क्या है 0। अब क्या है, इसमें x की वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया हुआ है, हमको y निकालना है। तो x की वैल्यू क्या है 1, तो 3 गुने क्या होगा 1 - 2y = क्या है प्लस है, तो इधर दाहिने साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये 3 - 2y बराबर क्या होगा -1। अब ये माइनस में 2y बराबर, ये प्लस में 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 और -3। ठीक है, तो ये -2y और इधर देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, लेकिन जो साइन रहता है, चिन्ह रहता है माइनस का ही रहेगा। तो देखिए इधर से माइनस कटा, इधर से माइनस कटा, तो क्या हो जाएगा 2y = 4, तो y = क्या होगा 4/2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गया 2, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब इसमें क्या दिया है, y की वैल्यू दिया हुआ है 5, x निकालना है, तो क्या है 3x - 2y + 1 = 0। तो इसमें 3x की वैल्यू निकालना है और हमको y की वैल्यू दिया है, y कितना दिया है 5। ठीक है, बराबर ये +1 है तो इधर आके क्या होगा -1, ये 3x है, अब ये गुना कीजिए तो 5 दूना 10 बराबर -1। ठीक है, अब ये 3x है, अब देखिए ये -1 है, ये -10 है बायां साइड में, तो दाहिना साइड में जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये 3x है, अब देखिए अब ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 9 होगा। ठीक है, प्लस का साइन ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को घटा रहे हैं ना, इसीलिए 9 प्लस में आया। तो x = क्या होगा 9/3, तो 3 × 9, तो x की वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू 3 आया। देखे जब y की वैल्यू दिया हुआ है तो x की वैल्यू 3 आया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, समीकरण युग्म 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x = 1 y = 2 है, तो a और b के मान बताएं। a और b के मान बताना है, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए 3x + ay = क्या है 1, उसके बाद क्या है bx - 2y = क्या है 3। तो हमको a और b निकालना है, तो a और b निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण युग्म का हल x की वैल्यू दिया हुआ है, y की वैल्यू दिया हुआ है, तो a और b के मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए 3x + ay = क्या है 1, तो आपको x की वैल्यू y की वैल्यू दिया है, तो 3 × 1
प्लस ए गुने वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 बराबर क्या होगा 1। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 प्लस 2a इक्वल टू 1। ठीक है, 2a इक्वल टू क्या होगा 1, ये प्लस से इधर में क्या आ जाएगा माइनस। तो देखिए 2a इक्वल टू क्या होगा -3 में से एक घटा तो क्या होगा -2, क्योंकि माइनस में वाला संख्या ज़्यादा है और 1 प्लस वाला छोटा है, इसलिए माइनस वाला में से +1 को घटाएं तो इसीलिए -2। तो a इक्वल टू क्या होगा -2/2, तो 2 कट गया। तो a की वैल्यू क्या आ गया, a की वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू आ गया। अब b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू में क्या है bx - 2y इक्वल टू क्या है 3 इक्वल टू 3 है। अब देखिए b x की वैल्यू कितना दिया है, x की वैल्यू 1 दिया है ना, y की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू 1 - 2 और y की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, b से 1 में गुना करेंगे तो b ही होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा -3। ठीक है, ये b बराबर क्या हो जाएगा 3, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 4, तो b बराबर क्या हो जाएगा 7। देखिए a और b की वैल्यू निकल गया, a की भी निकल गया, b की भी निकल गया। वही तो पूछ रहा है a और b की वैल्यू। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू दिया है तो आप a b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम और एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, वो आप खुद बनाएंगे। ax + 3y इक्वल टू 2by + 3x इक्वल टू 1। तो आप और x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 और y की वैल्यू दिया हुआ है 2। तो हमको a और b की वैल्यू निकालिए, a और b की वैल्यू निकाल के बताइए। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, तो आप बना करके कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको पहले रफ कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, बताए निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी होगा या विरोधी होगा या आश्रित होगा, ये दिखाना है। अविरोधी का मतलब कंडीशन क्या है, a/d डज नॉट इक्वल टू b/e। ये कौन सा कंडीशन है, ये अविरोधी का है। ठीक है, अविरोधी, ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, a/d इक्वल टू क्या है b/e इक्वल टू क्या है c/f। ये कौन सा कंडीशन है, तो ये अनगिनत हल वाले का है। तो अनगिनत हल वाले का क्या होता है आश्रित, युग्म क्या है आश्रित, युग्म आश्रित है। ठीक है, युग्म आश्रित। अब एक और कंडीशन है a/d इक्वल टू क्या है b/e डज नॉट इक्वल टू c/f। ये कौन सा कंडीशन है, ये विरोधी है। ठीक है, ये विरोधी कंडीशन है। इसमें कितने हल होंगे, तो इसमें एक हल होंगे। ठीक है, इसमें कितने हल होंगे, तो इसमें अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। इसमें कितने हल होंगे, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद करके रखेंगे, ये कंडीशन याद हो गया होगा आपको। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 5x - 3y - 11 क्या है, 5x क्या है -3y और -11 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है 6y - 10y + 22 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पहले में क्या है x है और यहाँ पर क्या है y है। यहाँ पर पहले में y है, तो पहले y है, उसके बाद यहाँ पे ये x होगा। ठीक है, ये गलत हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में 6y - 10x है, ये x है। ठीक है, ये x है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये x होगा। ठीक है, x। इसमें देखिए पहले में x है फिर y है ना, लेकिन इसमें पहले में y है तब x है, तो इसको आपको सुधारना होगा। पहले यहाँ पर माइनस में 10x, तो पहले 10x को लिखिए, और ये प्लस में 6y है ना, तब यहाँ 6y अब + 22
इक्वल टू 0। पहले इस स्थिति में लाइए, पहले बराबर स्थिति में x x के सामने y y के सामने, ये आपका दूसरा, ठीक है। तो ये बन के तैयार हुआ। तो अब क्या होगा 5 बटा -10, यही ना है। उसके बाद क्या है -3 बटा क्या होगा 6 आ गया। फिर बराबर -11 बटा 22, तो -11 बटा 22, यही है ना। अब ये काटिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22, कट गया। तो क्या है माइनस में 1/2 आ रहा है, बराबर में माइनस में 1 फिर 2 आ रहा है, बराबर में फिर माइनस में 1/2। तो तीनों युग्म बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर है ना। जब तीनों बराबर है तो कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल, ठीक है, अनगिनत हल। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, युग्म अविरोधी होगा या विरोधी होगा या आश्रित होगा। जब अनगिनत हल होता है तो क्या होता है, युग्म होता है आश्रित, ठीक है, युग्म आश्रित होता है, यही ना है कंडीशन। a/d इक्वल टू b/a बराबर c/a। तो अनगिनत हल के लिए क्या है, आश्रित हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा 2r - 3s, ठीक है, बराबर क्या है 8 है। उसके बाद क्या है 4r - 3s इक्वल टू क्या है 8 है। अब देखिए इसमें r के सामने s के सामने, तो इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा 2/4 बराबर -3 और फिर -3 बराबर 8/8 है, यही ना है। अब देखिए 2 दूना 4, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 से 8 कटा। तो अब क्या है 1/2 बराबर 1/1 बराबर 1/1। अब देखिए 1/2 बराबर 1/1 बराबर है नहीं, तो इसमें क्या होगा डज नॉट इक्वल टू। तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, ये कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, ये कंडीशन फॉलो करता है a/d डज नॉट इक्वल टू b/e। तो इस कंडीशन में कितने हल होते हैं, केवल और केवल एक हल, ठीक है, एक हल होगा। और युग्म कौन सा होगा, तो युग्म होगा इसका जो केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है तो युग्म कौन सा होता है, केवल एक हल होता है तो युग्म क्या होता है, अविरोधी होता है। तो युग्म होगा अविरोधी, तो यहाँ पर लिखना होगा अविरोधी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या है, विरोधी अविरोधी है कि आश्रित है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या होता है, a/d इक्वल टू क्या होता है b/e इक्वल टू c/f, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए और इसमें देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन x में क्या है k है, k बटा क्या होगा x में, नीचे में क्या है 12 है, बराबर क्या है ऊपर में 3 है और नीचे में क्या है k है, y में k है, ठीक है। फिर बराबर ऊपर में क्या है राइट साइड में k-1 है, फिर नीचे में क्या है k है, यही ना है, नीचे में k-1 है, ऊपर में k-1 है, नीचे में k है, तो वही है। जब वह अनगिनत हल होंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको को बराबर कर दीजिए, इसको बराबर करेंगे तो k/12 बराबर 3/k, यही ना होगा। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, ऐसे और ऐसे गुना करते हैं ना, तो इससे और इसमें गुना होगा तो क्या होगा k गुने k हो जाएगा, बराबर में क्या 12 गुने 3 हो जाएगा, यही ना होगा। k गुने k का मतलब क्या होगा k के पावर 2, अब 12×3 36, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा √36, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा √36 का
वर्गमूल क्या होगा, √36 का वर्गमूल 6 आएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गया, 6। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है, अनंत हल कंडीशन दिया हुआ है ना, तो अनंत हल के लिए ऐसे कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्वयं बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख बोल रहा है, रैखिक समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन क्या होता है, a/d बराबर b/e डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, c/f। कोई हल नहीं होगा। तो हम इसमें देखिए, इसमें और इसमें x में क्या है, x में t है, फिर नीचे में x में क्या है, t-1 है, बराबर क्या है, y में क्या है, y में 1 है, फिर नीचे में y में क्या है, तो 2 है, बराबर। इसमें देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर बाद में क्या है, 1 है c में, और नीचे के c में क्या है, 3 है, तो 1/3 आ गया। और पूछ रहा है डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। बराबर कौन होगा, ये दोनों। तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों को बराबर कीजिए। ठीक है, तभी हमको t की वैल्यू निकलेगा। तो t, ठीक है, बटा t-1 बराबर 1/2। फिर क्या कीजिए, कैंची वाला गुना कीजिए, कैंची वाला। तो 2 गुने क्या होगा, t बराबर क्या होगा, 1 का 1 t-1, ऐसे ही ना गुना होगा। 2 में t से गुना होगा तो क्या होगा, 2t आएगा। अब 1 में t से गुना करेंगे तो t, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखिए ये t है प्लस में, तो इधर बायां साइड में आकर के क्या होगा, माइनस में, -t बराबर क्या होगा, -1 आएगा। तो देखिए 2t अब -t तो कितना हो जाएगा, 1t, तो बराबर क्या होगा, -1। तो t का आंसर क्या होगा, -1 आंसर होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में। t की वैल्यू क्या आ गया, -1। अब ये वाले क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए अब देखिए, अब 6 वाला क्वेश्चन बनाते हैं। p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल कब होते हैं, अद्वितीय यानी कि केवल और केवल एक हल होता है। अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं केवल और केवल एक हल। तो केवल और केवल एक हल के लिए a/d डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, b/e, यही ना होता है, केवल और केवल एक हल। तो ये क्या हो जाएगा, p/3 और डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2/1 इक्वल टू क्या होगा, c/, यानी कि 5/1। यही क्वेश्चन है ना। देखिए p बट्टा क्या है 3, 2/1, 5/1, यही है ना। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल करेंगे तभी हमारा p की वैल्यू आएगा। तो p/3 इक्वल टू 2/1। अब ये क्या होगा, कैंची वाला गुना, कैंची वाला गुना, तो p में 1 से गुना करेंगे, p गुने 1 बराबर 2 गुने 3, यही ना होगा। तो ये p होगा और 3 दूना क्या होगा, 6। तो यही p की वैल्यू हो गया। ठीक है, p = 6। तो इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये p बराबर 6 इसका आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि p/3 डज नॉट इक्वल टू 2/1 है, डज नॉट इक्वल टू 2/1। तो p = 6 नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या लिखेंगे, 6 से अलग कोई भी वास्तविक मान होगा। यानी कि ये 6 न हो करके इसका आंसर क्या होगा, p = 6 से अलग, ठीक है, अलग कोई भी वास्तविक मान। ठीक है, कोई भी वास्तविक मान होगा, 6 नहीं होगा, बल्कि 6 से अलग कोई भी वास्तविक मान होगा। तो ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा खुद स्वयं बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो को आप पसंद आया, अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें, ताकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी अच्छे से समझ में आएगा और नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल इंड हुआ। इससे पहले मैं बहुत सारे लेक्चर बना चुका हूँ। पहला मैं बना चुका हूँ वास्तविक संख्या का, ठीक है, वास्तविक संख्या का।
वास्तविक संख्या में हम क्या बताए थे, पहले बेसिक बताए थे। बेसिक में क्या होता है, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, ये सब बताएं। ठीक है। और उसके बाद क्या बताए हैं, इसी में बताए हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके कि कॉपी में कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद 50 से ज़्यादा हम क्या बताएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद क्या बताए हैं, दूसरा सिलेबस बताए हैं, किताब का सिलेबस क्या है, क्लास 10 का सिलेबस बताएं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सिलेबस बताए हैं। तीसरा क्या बताया है, तीसरा में बताया है बहुपद का। ठीक है, बहुपद बताया है। बहुपद में भी बहुत सारे टॉपिक बताए हैं। बहुपद में पहले क्या बताया है, बेसिक बताया है। ठीक है, बेसिक में उसके बाद क्या है, भाग एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं, भाग एल्गोरिदम बनाकर सिखाए हैं कि कैसे बनाते हैं, तो ये बताए हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का क्वेश्चन बताया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे वीडियो बताया। तब चौथा मैंने लेके आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले यानी कि x + y = 3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगा। उसके बाद क्या बताया है, अनगिनत हल होगा कि एक हल होगा कि एक से ज़्यादा हल होगा या कोई हल नहीं होगा, ये सब बताए हैं। तो ये सारे जितने टॉपिक आज जो पढ़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ये कभी भूले नहीं, इसे बनाए अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।